गुड मॉर्निंग। हम लोग जो है वो सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन क्या होता है वो पढ़ चुके हैं, और सॉल्यूशन का जो सेकंड पार्ट था कंसंट्रेशन वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सो नाउ वी विल प्रोसीड इन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी, देखो सॉलिबिलिटी क्या होता है। अगर हम लोग बात करते हैं इसको एक जनरल समझने का, कि हमने 1 लीटर पानी में जो है वो 50 ग्राम चीनी को डिज़ोल्व किया, ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, तो हम लोग कहेंगे कि 50 ग्राम पर लीटर इस सॉल्यूशन का सॉलिबिलिटी है। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को एक चीज़ टेम्परेचर है उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, टेम्परेचर को जो है हमें स्पेसिफिक रखना पड़ेगा। सो वी कैन डिफाइन सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिज़ोल्व in specified amount of solvent at specified temperature to form the saturated solution. Now देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। किसी भी सॉल्यूशन में जो हम सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट डिज़ोल्व करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कि वो हमारा क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर जैसे मान लें कि हमने एक लीटर पानी लिया, उसमें हम 50 ग्राम चीनी को डिज़ोल्व कर रहे हैं, ठीक है, 50 ग्राम चीनी हमारा घुल रहा है। जैसे ही हम 50 ग्राम से ज़्यादा चीनी को बढ़ाते हैं, सॉल्यूशन का नेचर अगर कंसनट्रेटेड हो जाए तो हम लोग उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जिसमें मैक्सिमम सॉल्यूट जो है वो जो सॉल्यूट का जो मैक्सिमम अमाउंट है केवल वही हमारा डिज़ोल्व होना चाहिए। अगर उसी सॉल्यूशन में हम 30 ग्राम शुगर को डिज़ोल्व कर रहे हैं, तब जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि उसमें 20 ग्राम चीनी को ऐड किया जा सकता है। तो पहले हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिफ़ाइन कर देते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम लोग कैसे 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 डिफ़ाइन करेंगे? द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड क्या होगा? द सॉल्यूशन इन विच सम मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड एट द गिवन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी क्या हम लोग करेंगे कि सॉलिबिलिटी को हमने कैसे डिफाइन किया? सॉलिबिलिटी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज़ कॉल्ड सॉलिबिलिटी, ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सॉलिबिलिटी, तो अब हमारा चैप्टर है सॉलिबिलिटी में ये सॉल्यूशन में हम लोगों को सॉलिबिलिटी दो तरीके का देखना है। एक हमको देखना है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और दूसरा हमको देखना है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसमें हेनरीज लॉ आएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें जो कुछ फैक्टर्स वगैरह आते हैं इसको हमको समझना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग जो है वो पहले अगर हम लोग देखते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का क्या मतलब है कि सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉल्यूट हमारा सॉलिड है और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। गैस इन लिक्विड, तो गैस हमारा सॉल्यूट हो गया और लिक्विड हमारा सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो अब इसी को अगर हमको डिफाइन करना है कि व्हाट डू, क्वेश्चन आपसे पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो आप क्या बताओगे कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिजॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लिक्विड at specified temperature is called solubility of solid in liquid. Now what are the factors which affect the solubility of solid in liquid? फैक्टर्स देखो क्या होता है, जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ से कोई किसी एक 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि मुझे रांची से रामगढ़ जानी है। अब रांची से रामगढ़ जानी है तो हम बाइक से जा सकते हैं, 4 व्हीलर से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं। तो इसमें जो है वो हमारा टाइम पीरियड अलग अलग लगेगा, ठीक है। अगर हम बाइक से ही 2 बार जा रहे हैं तो एक बार में हमारा बाइक हो सकता है कि ख़राब हो जाए, हो सकता है कि बाइक हमारा ख़राब ना हो तो भी टाइम अलग अलग लगेगा। हम बस से जा रहे हैं तो 2 बार दोनों सेम बस से गए तो जो ट्रैफिक का कंडीशन है उस पर डिपेंड करेगा टाइम फैक्टर। तो ये सभी जो है वो ये फैक्टर्स कहलाते हैं जो बेसिकली हमारा किसी भी सिस्टम के कॉज को जो है वो प्रभावित करता है। तो अगर हम सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का बात करें तो इसमें देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। फर्स्ट अगर हम बात करेंगे नंबर 1, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो देखो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो हम लोगों को 2 छोटे छोटे टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक हमारा होता है डिसोल्यूशन
और दूसरा हमारा होता है क्रिस्टलाइजेशन। अगर हम डिसोल्यूशन का बात करते हैं कि डिसोल्यूशन क्या होता है, तो डिसोल्यूशन क्या होता है, देखो अगर हम किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करें और अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। ध्यान से समझिएगा, ऑन एडिशन ऑफ सॉल्यूट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज, इट इज़ कॉल्ड डिसोल्यूशन। अब क्या होता है कि जब ये सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, और जब डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा कि जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसके साथ कोलाइड करेगा, या पहले से जो सॉल्यूट प्रेजेंट था उससे भी कोलाइड करेगा, और कोलाइड करने के बाद कुछ क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करेगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो हम लोग कैसे इसको समझेंगे कि अगर किसी भी ऑन एडिशन ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज, इट इज़ कॉल्ड क्या, इसको हम लोग कौन सा प्रोसेस कहेंगे, डिसोल्यूशन। एंड इफ द सॉल्यूट कोलाइड विथ itself and with the wall and with the solvent and it crystallizes out, this process is called crystallization। तो ये आपको 1 मार्क्स में जो है वो पूछता है कभी कभी, 1 मार्क में कि डिसोल्यूशन क्या होता है, 1 मार्क में क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाता है, इसको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि जो हमने कहा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एक जनरल सा कॉन्सेप्ट इसका, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का क्या मतलब है कि अगर हम लाइक डिसॉल्व्स लाइक का बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि पोलर कंपाउंड डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर कंपाउंड डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। कहने का मतलब है कि अगर हम एक, जैसे हमने क्या किया कि एक हम NaCl, हमने सॉल्ट को ले लिया, सॉल्ट, और हमने क्या ले लिया, वाटर। सॉल्ट को जब हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो वो डिज़ोल्व कर जाता है, घुल जाता है। शुगर को हम ले लेते हैं वाटर के साथ तो भी डिज़ोल्व कर जाता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ किसी में डिज़ोल्व होता है तो उस, जैसे मान लीजिए कि शुगर वाटर में डिज़ोल्व हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल्स पे जो पहले से वहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सफिशेंट होता है कि शुगर मॉलिक्यूल्स के जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़े, और जिसके वजह से जो है वो शुगर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरपार्टिकल स्पेस है वहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल जा कर के बॉन्ड बना लेता है और इसी के चलते उसके साथ डिज़ोल्व हो जाता है। तो अब जैसे देखो क्या है कि अगर हम नेफ्थलीन को ले ले, एंथ्रासिन को ले ले और हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, लेकिन अगर नेफ्थलीन और एंथ्रासिन को हम लोग बेंजीन में डिज़ोल्व करें तो डिज़ोल्व हो जाएगा। तो नॉन पोलर डिज़ोल्व्स इन नॉन पोलर, पोलर डिज़ोल्व्स इन पोलर, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड लाइक डिज़ोल्व्स इन लाइक। तो मेरा जो फर्स्ट फैक्टर है, वी हैव द फर्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो इसका जनरल कंसेप्ट हो गया लाइक डिज़ोल्व्स इन लाइक, and it means that the polar compound dissolves in polar solvent and non-polar compounds in dissolve in non-polar solvents। okay, दूसरा अगर हम बात करते हैं हमारा सेकंड फैक्टर क्या है, हमारा सेकंड फैक्टर है इसमें टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर का बात करते हैं, इफ़ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इफ़ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर the solubility of the solid in liquid increases, it means that the process is endothermic, and according to Le-Chatelier's principle, the equilibrium of the reaction will shift in forward direction। देखो ये हमने आपको क्लास 11 में ली-चैटलर्स प्रिंसिपल में बताया था कि देखो बच्चा क्या है कि अगर कोई एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में चूँकि होने के लिए उसको हीट एनर्जी चाहिए, तो हम लोग टेम्परेचर को देते हैं, तो टेम्परेचर दिए, टेम्परेचर अगर बढ़ा दिए, टेम्परेचर बढ़ाए तो मतलब हीट दे रहे हैं तो एनर्जी उसका बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि अगर हम 1 लीटर पानी में 40 ग्राम चीनी को घोल रहे थे, अब हमने क्या किया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये काम कर रहे थे, अब हम क्या किए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा करके हमने टेम्परेचर को कर दिया 120 डिग्री सेंटीग्रेड, और 120 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम टेम्परेचर कर देते हैं तो देखा हमने क्या कि 40 ग्राम से चीनी जो था वो, अब हम इसमें 10 ग्राम और चीनी को ऐड करते हैं तो ये आसानी से घुल जा रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है, और चूँकि जो स्वीटनेस होगा जब 1 लीटर पानी में 40 ग्राम पानी घुलेगा और फिर 1 लीटर पानी में जब 50 ग्राम चीनी घुलेगा तो ज़्यादा मीठा किस में होगा, ऑब्वियस है कि जो 50 ग्राम चीनी जिसमें घुलेगा उसमें ज़्यादा मीठा होगा, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो किधर शिफ्ट कर गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमने इसलिए आपको क्या बोला कि इफ़ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर the solubility of solid in liquid increases, it means that the process is endothermic and the equilibrium of the reaction will shifts in forward direction। ठीक है, चलो इसके सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। अब इफ़ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर,
if on increasing temperature the solubility of solid decreases. If on increasing temperature the solubility of solid decreases, it means that the process is exothermic. The process is exothermic, and according to Le-Chatelier's principle, the equilibrium of the reaction will shifts in backward direction. देखो अब इसमें क्या हुआ कि अगर हम लोग जो है वो किसी भी रिएक्शन का हम लोग क्या किए कि जो टेम्परेचर है उसको हाइक कर दिए। टेम्परेचर हाइक किए तो देखा हमने क्या कि जो हमारा सब्सटेंस था, मान लें कि हमने नेप्थलीन को डिज़ोल्व किया था बेंजीन में, तो कुछ अमाउंट जो है मान लें कि 50 जो है वो ग्राम डिज़ोल्व हुआ था। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाए तो उसका अमाउंट कम हो गया, उसका जो प्रॉपर्टीज़ था वहाँ से हम लोग चेकआउट किए कि जो अमाउंट है इसका वो कम हो गया। तो हुआ क्या कि कुछ जो मॉलिक्यूल्स थे वो सरफेस को छोड़ करके बाहर निकल गया। अगर बाहर निकल गया तो इसका मतलब है कि उसके सॉलिबिलिटी का कम हो जाना। अगर सॉलिबिलिटी कम हो जा रहा है तो हम लोग इस प्रोसेस को बोल रहे हैं कि ये जो है वो एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। और अगर एक्जोथर्मिक प्रोसेस है और ऊपर से हम लोग टेम्परेचर बढ़ाए थे, हीट दिए थे, तो इसलिए जो रिएक्शन है वो किधर शिफ्ट कर गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। अगर हम लोग तीसरा केस में आते हैं कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाए, इफ़ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर the solubility of solid in liquid increases, and after some time it starts decreasing. The temperature at which the transformation of phase takes place, that temperature is called transition temperature. कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक सॉलिबिलिटी बढ़ेगा, फिर उसके बाद जो है सॉलिबिलिटी कम होने लगेगा, तो फेज चेंज हो गया। जिस टेम्परेचर पे फेज चेंज हुआ, पहले सॉलिबिलिटी बढ़ा फिर सॉलिबिलिटी घट गया, तो जब जहाँ पे भी हमारा ये फेज चेंज होता है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं, कौन सा टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। जैसे ये ग्लोबुलर सॉल्ट में होता है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट में जब हम लोग देखते हैं तो 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पे हमारा जो है वो इसका फेज चेंज हो जाता है। तीसरा अगर हम बात करेंगे हमारा है प्रेशर। तो प्रेशर पे हम लोग बात करेंगे तो प्रेशर हमारा क्या है कि चूँकि प्रेशर सॉलिड कोई सब्सटेंस अगर है तो उस पर प्रेशर का इन जनरल प्रेशर का कोई अफेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट अफेक्ट ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग इसके बाद जो है वो इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वीडियो होगा वो होगा सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। थैंक यू।